आप लोग को हम पेपर दिए थे 26/2/2023 का, यही ना पेपर था कल का। और 6/2/2023 का पेपर था। चलिए शुरू करते हैं। वो भी मज़ेदार तरीका से कैसे एक एक चीज़ को पकड़ना। आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव तो जानते हैं, लिख ली भी लिए होइएगा का। तो जो लिख लिए हैं तो उसी का प्रयोग करके इसमें अच्छा से करना है, और जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक और योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक की स्पष्टता चर्चा करता है, कौन सा होगा? देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का प्रयोग किया है। क्या किया है? समस्या समाधान, दूसरा क्या है? समालोचनात्मक चिंतन, तीसरा क्या है? तार्किक अस्पष्टता, है ना। ये अच्छे अच्छे वर्ड है। तो ये आपके पास जानकारी रहेगा तभी ये सब चीज कर पाइएगा। तार्क माने तर्क कब लगाइएगा? जब आपके पास जानकारी हो। चिंतन कब कर पाइएगा? जब आपके पास जानकारी हो। समस्या का समाधान कब कर पाइएगा? जब आपके पास जानकारी हो। जानकारी को ही बोलते हैं क्या? संज्ञान। संज्ञान बोले तो जानकारी। उत्तर कौन जाएगा? डी पर जाएगा। नेक्स्ट बोलिएगा, अगर आपका उत्तर आता है तो बोलिएगा। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। इसको कहते हैं शीर्षगामी। सिर से पैर की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं? शीर्षगामी। अब देखिए, बी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? जटिल से सरल हुआ, उल्टा बोल दिया। अगर यही सरल से जटिल होता तो सही जाता। बाह्य से केंद्र, ये गलत हो गया। केंद्र से क्या होगा? बाह्य जाएगा तो सही जाएगा। विशिष्ट से समान, उल्टा कर दिया। क्या होता है? समान से विशिष्ट। ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब सीधा होगा तो सही होगा, नहीं तो क्या होगा? गलत होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न पर आइए अब अच्छे तरीका से। प्रश्न है, प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान समाजीकरण की प्राथमिक कारक, है ना, दौरान डैश समाजीकरण की प्राथमिक कारक और डैश समाजीकरण की द्वितीय कारक है, बताए थे। प्रथम क्या होता है? परिवार। और द्वितीय कारक कौन होता है? बस उत्तर कौन गया? सी पर। नेक्स्ट है पियाजे का है, जो वैज्ञानिक का भी हम नहीं कराए हैं लेकिन कराने वाले हैं जिस दिन सारे लोग उपस्थित रहेंगे। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है स्कीमा, तो डैश उत्पन्न होता है। जब संतुष्ट परिणाम नहीं हो रहा है कोई चीज का तो क्या उत्पन्न होगा भाई? असंतुलन उत्पन्न होगा। आपको जब संतुष्टि मिलेगा तो संतुलन रहेगा, माइंड आपका शांत रहेगा। लेकिन आपका स्कीमा क्या होगा? संतुष्ट नहीं होगा, तब परिणाम क्या होगा? असंतुष्ट। बस सही है, उत्तर आपका बी पर चला गया। फटाफट निकालना है जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव आप लोग नोट किए हैं, सारे नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन का जवाब फटाफट करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है 5वां कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर लेते हैं? संवेदी गामक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। तो आप लोग नोट करेंगे, जितने भी हैं आप लोग हैं सभी कोई कॉपी खोल के रखिए, कलम खोल के रखिए, फटाफट नोट करिए। क्या लिख लिखिएगा? वस्तु अस्थायित्व का गुण किस में शुरू होता है? तो संवेदी में। एकदम 100% उत्तर सही जाएगा, कभी चेंज नहीं होगा इसका उत्तर। नोट करिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रश्न कहता है कि रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। हिंज वाला बात समझते हैं? हिंज की दुविधा क्या था? हिंज नाम का एक लड़का था, उसकी माँ बीमार थी, वो दुकान पर गया लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो सोचा कि भाई पैसा नहीं है तो दवा चुरा लेते हैं, है ना, चुरा के माँ को दे देते हैं। तो उसके मन में चला कि चुराएंगे तो पुलिस पकड़ लेगा और नहीं चुराएंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। तो यही दुविधा था, प्रस्तुत किया गया और उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं
चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो वर्तमान में रमन नैतिक विकास के किस अवस्था में है? कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। ना ना ना, हाँ ठीक है, कानून एवं व्यवस्था, अधिकारिता, दंड एवं अभिविन्यास दे रहा है। आंसर ए भी दे रहा है और आंसर डी भी दे रहा है, तो दोनों में कौन सा होगा? देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ था लास्ट में एक चीज देखिएगा, चोरी करना अपराध है और इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। ये हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। और दंड एवं आज्ञा पालन वाला बात जो आता है वो दूसरा है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर डी पर जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। 6 तारीख का पेपर है, 6 फरवरी 2023 का। एक सेकेंड, हाँ, सीटेट कहता है, आपका प्रश्न है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सीटेट कहता है कभी भी क्वेश्चन बैंक पढ़ना है अधिक से अधिक, समझे? जितना क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा उतना आपको लाभ मिलेगा। सीटेट प्रैक्टिस सेट से लाभ नहीं मिलता है, सीटेट में है कि जितना क्वेश्चन बैंक मारिए। 6ठा नंबर प्रश्न पढ़ाइए। लेई वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वाइगोस्की का लिखवाए थे समाज वाली बात, संस्कृति वाली बात, कौन सा ऑप्शन में है भाई? डी वाला ऑप्शन है, संस्कृति उपकरण और अधिगम प्रक्रिया में योगदान देते हैं। बात सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कल ही लिखवाए ना। अगला है, लेई वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? देखिए, वाइगोस्की का कहना है समाज। वाइगोस्की जैसे ही आता है आंसर माइंड में दौड़ता है कि इसका समाज होगा ऑप्शन में, लेकिन जब समाज में क्या होता है तो आपके सहभागी लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो यही ना आपका उत्तर हो गया, बी इज द राइट आंसर। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित कक्षा जो है वह किसका अनुशंसा करता है? मानकीकृत मारिएगा, नहीं मारना है, पुरस्कार दंड नहीं मारना है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना है। ठीक है, योग्यता में सत्यवादी मत का विकास करना, योग्यता वाला वर्ड कभी सही नहीं जाता है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर कौन होगा? सी होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। बाल केंद्रित कक्षा माने आपके पास जितने भी बालक आते हैं पढ़ने, सब में क्या है? विभिन्नता है। और हम आपको बताए थे विभिन्नता वाले वर्ड को जरूर करिएगा, विभिन्न वाले वर्ड को जरूर करिएगा, वो काफी हिट होता है। सत्यवादी मत और विकास करना, सत्यवादी मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप केवल सत्यवादी ही आप हरिश्चंद्र बन जाइए। क्या आप जीवन में हमेशा सत्य बोलते हैं? ऐसा संभव है? कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तभी जीवन चलने वाला है, ना तो नहीं चलने वाला है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, तो सत्यवादी के चक्कर में नहीं रहना है, सब गलत होता है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, भाई बुद्धि क्या होता है? ऑप्शन बोला कि सभी बच्चों में एक समान स्तर से होता है। क्या आप यहाँ 4 से 5 आदमी बैठे हुए हैं, क्या सबका बुद्धि एक समान है? नहीं है। तो क्या उत्तर होगा कि बुद्धि कई प्रकार होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। बुद्धि अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें 4 आदमी है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो किसी को डांसिंग में है, और किसी को है खाना बनाने में। क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और किसी को खाना खिलाने में, सब इंटरेस्ट अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है अभिकथन और तर्क में बहुत मजेदार प्रश्न होता है। दोनों में यदि सेम बात कह दिया तो समझिए कि व्याख्या करता है, नहीं तो नहीं करता है। प्रश्न बोला, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देना चाहिए। बात सही है, समृद्ध परिवेश लिखवाए थे, मुद्रित समृद्ध परिवेश सही होता है, बताए थे ना, ये तो सही गया। तर्क क्या बोलता है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है।
भाई भाषा का विकास में भाई विद्यालय भी सिखाता है ना, तो यहाँ पे नहीं बोल दिया तो हम इसको काट देंगे। आपका केवल एगो सही जा रहा है और बाकी सारा गलत है, मतलब ए सही और ऑप्शन नंबर सी। बहुत मजा आएगा अगर आप सही से पढ़ेंगे सीटेट, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। प्रश्न अगला है, सुनिएगा। कहता है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। क्या ऐसा होता है? हो ऐसा होता है? लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है? भाई लड़कियां भी खतरनाक होती है, वो भी गर्दा उड़ा देगा भाई। क्या कभी किसी बढ़िया वाला लड़की से चक्कर में कोई पड़ गया ना तो भाई उठा के भी पटक सकता है। ऐसे ऐसे लड़कियां लोग हैं, जैसे कि गीता फोगाट है ना, बबीता फोगाट है, सब जो फोगाट परिवार है सब पहलवानी करता है सब, उसके सामने में कोई लड़का टिकता है? कोई नहीं। तो ये सब जो बात है, जहाँ भी भेदभाव होगा वहाँ पे क्या उत्तर होगा? जेंडर रूढ़िवादिता वर्ड मिलेगा। जहाँ भेदभाव हो जाएगा लड़का लड़की में, वहाँ उत्तर डी पड़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि बच्चे की स्वीकृत अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। माने अलग अलग प्रकार के आपका बच्चा आता है पढ़ने आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में जहां आप पढ़ाते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए आपको? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट तो है कि भाई उन्हें विविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करना, अलग अलग तरीका से जानकारियां देंगे, सही बात है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का बच्चा है तो सही जा रहा है। उन्हें विविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देना, अवसर बहुत हिट होता है, ये तो सही जा ही रहा है। सी कहता है कि उन्हें विविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, फिर चला गया, हिट हो गया ये, तो भाई उत्तर होगा क्या? उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण। ये जो नामीकरण जो वर्ड है नेगेटिव में आप लोग नोट कर लीजिएगा, नामीकरण वर्ड, लेबलिंग वर्ड और पृथक्करण वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है। आप लोग अपने नेगेटिव वाले कॉपी में लिख लीजिए, एक जगह लिखिए जरूर, नेगेटिव रखिए हमेशा, जब भी पढ़ाई करिए, जब भी वीडियो को देखिए तो यहाँ एक जगह नेगेटिव लिखिए। मैं जो भी घेरता हूँ नेगेटिव में फटाफट उसको नोट कर लीजिए, बहुत सारा ढेर सारा नोट्स नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका डी पर चला गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। तैयार है आप लोग? पूरा एकदम एक्टिव रहना है, तब मजा आएगा क्लास में। कहता है आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है कि आप आकलन करते हैं भाई? फर्स्ट बोला कि परीक्षा के प्रति भय पैदा करने के लिए, तो हम पहले ही बोले थे कि परीक्षा वाला ऑप्शन नहीं मारना है, भय वाला ऑप्शन नहीं मारना है, ये नेगेटिव वर्ड है। बी बोला अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए। आकलन क्यों करते हैं कि आपके अंदर खूबी क्या है ना, इसका पहचान करने के लिए। अब सी में गलती क्या किया कि नहीं मारे आप लोग? आगे की कक्षा में प्रोन्नत करने और रोकना, ये रोकने वाली बात नेगेटिव है। और डी में क्या नेगेटिव वर्ड है? वर्गीकृत करना, वो भी क्या चीज में? तो श्रेणी और वर्गीकृत दोनों एक साथ रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर सबसे बेटर आपका बी पर चला गया। अगला प्रश्न है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। चिंतन को, है ना, क्या करना चाहते हैं? समुन्नत माने अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप निम्नलिखित में कौन से कौशल का संवर्धन चाहेंगे कि अच्छा हो पाएगा भाई चिंतन? अभिसारी सही होता है क्या? नेगेटिव होता है अभिसारी, लेकिन अपसारी रहता तो सही जाता। और निष्क्रिय, कंठस्थ, ये सब वर्ड तो नेगेटिव है, तो आपका होगा क्या? स्वचिंतन और प्रतिबिंब। क्या भाई हार्ड है? नहीं ना है, एक एक चीज आप करते चलिए, हार्ड नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी मजेदार प्रश्न है। कहता है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित माने जिसको सुविधा नहीं मिल पाता है, पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? जो सुविधा वंचित है उसको किस ओर माने संकेत करता है? फर्स्ट बोला कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ठीक है, माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, ये भी बात गलत हो गया।
सी बोला विद्यार्थी सभी बच्चों की आवश्यकताओं या योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, ये बात गलत है, नेगेटिव लिख दिया, नहीं लिख दिया तो गलत हो गया। बच्चे का सामाजिक परिवेश और बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ये मजेदार है, बच्चा वाला ऑप्शन मार क्या सी वाला आंसर दिया है, आंसर तो गलत होगा, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, सुधार करते चलेंगे जो गलत हो। प्रश्न है विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है, तो विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? बताएं। चिकित्सीय, दानशीलता, मानवीय अधिकार, सामाजिक, क्या होगा? देखिए क्वेश्चन बोला है सामाजिक कारण के बीच बाधित अंतःक्रिया है, ऊपर क्वेश्चन समाज के बारे में बोल रहा है, नीचे अभी समाज वाले ही मारेंगे ऑप्शन। सी टेट में जो प्रश्न में कहे वही बात यदि ऑप्शन में दिखाई दे दिया तो 98% वो सही जाता है, तो आपका उत्तर आपका सी पर। नेक्स्ट है प्रश्न कहता है कि श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों, सुनिएगा, जो बच्चा सुन नहीं पाता है उस विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? माने जो बच्चा सुन नहीं पा रहा है आप अपने क्लास में उसको कैसे रखिएगा? 4 ऑप्शन है, उत्तर आप लोग करिए। यह जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कि व्याख्या विधि का अतिशय के रूप में प्रयोग किया जाए। अच्छा, जो बच्चा सुन नहीं पाएगा उसके सामने में बैठ के व्याख्या दीजिएगा, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात हो जाएगा ना, भैंस आंगुर बेंग बजाई भैंस रही पगुराई, वो वाली बात हो गया। उसके बाद क्या कहता है बी, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। अब भाई मौखिक रूप से पूछिएगा तक बोलेगा, सुनबे नहीं करेगा तो क्या बोलेगा? तो ये बात भी गलत हुआ। कक्षा में संकेत भाषा का प्रयोग निषेध, निषेध वर्ड नेगेटिव होता है ना। संकेत से उसे बात कर लेंगे, लेकिन कह रहा है कि संकेत से नहीं करना है, निषेध माने रोक लगा हुआ है, तो निषेध वर्ड के वजह से गलत हो गया। निषेध आपका जहर का पुड़िया है, नेगेटिव है। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुति के साथ पूरी हो। जो बच्चा सुन नहीं पाता है उसको दिखा करके प्रस्तुत करेंगे ना तो समझ जाएगा कि क्या चीज चल रहा है। क्या उत्तर आपका चला गया डी पर। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि मेधावी और प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? भाई यहाँ 4-5 आदमी है ना, तो जो मेधावी है प्रतिभाशाली है उसके अंदर कौन सा संभावना होगा? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। फर्स्ट है मेधावी जो होगा, प्रतिभाशाली होगा, उसमें मूल बातों का सहज का अभाव होगा। भाई अभाव तो होगा तो मेधावी होगा ही नहीं, अभाव नेगेटिव है। बी बोला कि अपने सहपाठियों में तुलना में काफी धीमी गति से, तुलना वर्ड कभी भी नहीं करना है। वैज्ञानिकों का कहना है तुलना करने से बुद्धि घटती है, तो तुलना वाला ऑप्शन मरना ही नहीं है। सी वाला ऑप्शन बोला यदि कार्य चुनौती भरा है तो उन काम को तुरंत छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दीजिएगा तो प्रतिभाशाली कैसे कहलाइएगा? तो छोड़ देना भी नेगेटिव हो गया। यहाँ सबसे बेटर क्या होगा? समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करना। जो प्रतिभाशाली होगा वो समाधान खोजेगा फटाफट, है ना, उसके अंदर इच्छा होगी। डी पर चला गया उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? अटेंशन हाइपर एक्टिविटी माने एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, माने वो शांत से नहीं बैठता है, किसी को मार दे रहा है, हाइपर एक्टिविटी वाला है, क्रियाशील बच्चा है। आप पढ़ा रहे हैं, पहले किसी को कलमे से भोंक दिया, किसी को दांत ही काट लिया, तो उसके लिए क्या चुनौती है? 4 ऑप्शन है चुनौती वाला। ऐसे बच्चों के लिए आप कौन सा ऑप्शन दीजिएगा बताएं? फर्स्ट बात बोला क्या कि लिखित प्रदत्त कार्य के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदी उद्दीपन
प्रदत्त कार्यों के छोटे प्रबंधनीय समूह में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्या देना, ये सबसे बड़का चुनौती है। सुनिएगा क्या चुनौती है। आपके पास एक बच्चा बैठा हुआ है जो हाइपर एक्टिविटी वाला है, किसी को मार दे रहा है, और उसी में आप गए क्लास में लंबा व्याख्या दे रहे हैं, तले तो दाते उठे काट के मार देगा उसको, है ना बात। तो लिखा कि बिना किसी अंतराल के लंबे अवधि वाले व्याख्या देना, एकदम जा रहा है लेक्चर दे रहा है, तले तो पता चलेगा मर्डर कर देगा वो। ऐसा ऐसा बच्चा होता है कोई कोई, है ना। अगला प्रश्न है, अभिकथन कहता है अध्यापक को अपनी विद्यार्थियों को सहयोग अधिगम में सहयोग करने और समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। क्या सही बोला? प्रोत्साहन तो सही है ना भाई, ये तो भाई मजेदार वर्ड है। और तर्क क्या कहता है? कहता है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को समूह रूप में ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही बात बोला भाई, समूह में ज्ञान का सृजन करना चाहिए, सामाजिक है तो दोनों बात सही बोल रहा है, तो क्यों नहीं हम ऑप्शन को कर लेंगे, कौन सा? ए, दोनों व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आगे आइए, 22 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है और देखते हैं कौन जवाब देता है। भाई प्रश्न है, शिक्षण अधिगम निम्नलिखित में कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है? नेगेटिव पूछा तो भाई कौन नेगेटिव हो जाएगा? अन्वेषण तो बहुत अच्छा बात है, उससे ज्ञान मिलता है। सहपाठी माने आपका दोस्तवा से ज्ञान मिलता है, आप लेट से आइएगा आपको दोस्तवा बता देगा तो ज्ञान मिल गया। सहपाठी सही जा रहा है, अन्वेषण सही जा रहा है, पारस्परिक माने एक दूसरे से सीख ले रहे हैं। व्यवहार अनुकूलन जो है वह सक्रिय भूमिका नहीं है। ठीक है, अधिक निर्माण करने के लिए, तो ये आपका उत्तर नेगेटिव में जाएगा। ए इज द राइट आंसर, सबसे बेटर ए होगा उत्तर। अगला प्रश्न बोलिएगा। काफी अच्छा प्रश्न है और प्रश्न कहता है कि कितना नंबर? 23 नंबर है। हाँ, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर प्रभावशाली तरीके से सीखता है? जिज्ञासा से ना। जिसके अंदर जिज्ञासा है, रुचि है, खोज करने का मन है, वो अच्छा तरीका से सीखेगा। बाकी सारा नेगेटिव बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? समस्या समाधान में कौन बाधा उत्पन्न करेगा भाई? अनुरूप चिंतन तो ठीक ठाक है, माने जैसा समस्या वैसा चिंतन करिए तो समस्या समाधान हो जाएगा। बाधा बताना है, नेगेटिव। बाधा बोले तो क्या? नेगेटिव। स्थिरता वर्ड नेगेटिव होता है। आप बैठे हुए, अरे रुकना, जाएंगे 5 मिनट में, सोए हैं, रुकिए ना 5 मिनट और सो लेते हैं, तो 5 मिनट सोने से क्या नींद पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। तो स्थिरता जो वर्ड है नेगेटिव है और नेगेटिव पूछ रहा था, उत्तर बी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न, और ध्यान से करिएगा, जो भी बड़ा प्रश्न होता है वो आसान होता है। कहता है प्रश्न क्या कि विद्यार्थी द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं अध्यापक द्वारा किस प्रकार संबोधित करनी चाहिए? ऑप्शन बोला, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। क्या इसमें कौन सा वर्ड नेगेटिव लगा आपको? अनदेखी करना नेगेटिव वर्ड है ना। बी में क्या नेगेटिव है? अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है। सी में क्या है? विद्यार्थियों के अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब प्रोत्साहित वाले वर्ड हम लिखवाए थे, ये सही जाता है, कभी गलत नहीं जाएगा। तो डी में क्या नेगेटिव है भाई? दंड वर्ड नेगेटिव है। तो इस तरह से आप करेंगे तो भाई मजेदार तरीका से आपका खत्म ही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए हम बताते हैं, 2 अभिप्रेरणा होता है। कितना होता है? एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है, चॉकलेट किसी के द्वारा दे दीजिए, ये लो चॉकलेट तो पढ़ ले, है ना, पढ़ने के लिए। या तुम राइटिंग लिखोगे तो हम चॉकलेट देंगे, तो बचवा लिखेगा चॉकलेटवा प्राप्त करने के लिए हाली 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 भर देगा, हाँ पापा हम लिख लिए, चॉकलेट दीजिए। ये बाह्य अभिप्रेरणा हुआ। पुरस्कार, दंड, ये क्या है? बाहरी है। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आता है? रुचि, जिज्ञासा,
ये क्या आता है, अपने अंदर से ना आता है कि कोई दूसरा कोई डाल देता है, अपने अंदर से आता है। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। नगद पुरस्कार, कैसा अभिप्रेरणा है, बाह्य अभिप्रेरणा है पुरस्कार प्राप्त करना। उत्तर आपका सी पर चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ना होगा, गारंटी है नहीं होगा। सही से अगर आप प्रश्नों को समझे और सब हो जाएगा, सब टेंशन न लेंगे। 27 प्रश्न है, सायना अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है। सायना नाम की एक लड़की है, वो फेल कर गई, असफलता है ना, फेल कर गई, तो सोच अपने आप को योग्यता करेगी, हमारे पास उतना औकात नहीं था कि हम, है ना, अपने आप को ठहरा रहे योग्यता में कमी। तो योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है और बार बार असफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। बार बार फेल कर जा रहा है तो उसके अंदर कौन सा भावना भाई विकास हो जाएगा, बताइए। कोई बार बार फेल कर जाएगा ना तो उसके अंतर्गत जिज्ञासा नहीं होगा, असहायता का सीखा हुआ अभाव, है ना। सोचेगा क्या कि हमको कोई सहायता ही नहीं करता है, कोई बताता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम फेल कर जाते हैं। ठीक है, चलो अगला है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। क्या इस तो निष्क्रिय वर्ड तो भाई नेगेटिव होता है, तो सबसे बेटर वर्ड कौन सा जा रहा है इसमें, नेगेटिव है क्या, और नेगेटिव वर्ड ही पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछा है। लिखा है कि आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, कौन ऑप्शन से आप बचना चाहिएगा, आप बताइए जवाब। तो लिखा है कि निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए, इसी से बचना है ना। बचना किससे है, तो निष्क्रिय रूप से दोहराने वाली बात, इसी से बचना है। उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। कौन सा कारक है जो व्यक्तिगत कारक, जो अधिगम माने सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन बोला स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, कौन होगा, नहीं, व्यक्तिगत कारक। आनुवंशिकता जो होता है एक व्यक्तिगत कारक होता है जो सीखने को प्रभावित करता है। माने यदि आपके माता पिता तेज है पढ़ने में तो आप भी तेज होइएगा, ये व्यक्तिगत कारक हुआ। ठीक है, हाँ होता है, माने कम ही होता है। 10% ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता अगर तेज हैं तो बच्चा भी उसका तेज होगा, मात्र 10%। और 90% वातावरण पर निर्भर करता है कि कौन सा वातावरण में वो पल रहा है, कौन से वातावरण में वो रह रहा है, ये 90% प्रभाव पड़ता है। लाख माता पिता तेज है, बच्चे भाई खराब संगत पकड़ लेगा, क्या कर लीजिएगा, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है सीडीपी का, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। किसके द्वारा, अध्यापिका द्वारा पार प्रदान करना, पार तो ठीक ठाक है, पार माने होता है सहायता। निराशा की भावना, नकारात्मक भावना कब पैदा होता है मन में, देखिए क्वेश्चन का कहा समझिए। अधिगम, अधिगम माने होता है सीखना, नकारात्मक रूप से कब होता है, तो आप अपने मन में निराशा की भावना रखिएगा ना कि ये हमसे ना होगा, आप निराश हो जाइएगा कि हम फेल कर जाएंगे, तो नकारात्मक भावना उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने आप को निराश नहीं करिए, मन में आशा रखिए कि हम की बार गर्दा उड़ाना है, 100+ नंबर लाना है। डिफिनिट रूप से आपका माइंड पॉजिटिव पर काम करेगा। अगर आप माइंड में सोच रहे हैं कि हम फेल कर जाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो आपका माइंडवा भी फेले पर टिका रहेगा, पास की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए कभी भी सोचिए कि हम 100+ लाएंगे, तो उसके लिए आपका माइंड सोचेगा, जब माइंड सोचेगा तो उस लायक आप काम करिएगा। इसलिए नेगेटिव सोचना ही नहीं है, निराश होना ही नहीं है प्रश्न को देख करके कि हमसे नहीं हो रहा है, होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ये आपका सीडीपी समाप्त हुआ।